जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि अब लॉन्ग आंसर सेक्शन सी के 2019 लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए ध्यान से। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखा हुआ, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 6, x प्लस 2y प्लस 3z 10, x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू have first no solution, unique solution, infinitely solutions। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन हमारा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से क्वेश्चन है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, तो मैं पहले आपको एक बेसिक जानकारी दे दे रहा हूँ। जैसे अगर इस मैट्रिक्स को हम ये मान लें, ये वाला एक मैट्रिक्स बना रहा है, ये पोर्शन हमारा, तो इस मैट्रिक्स का हम नाम दे रहे हैं क्या? ए। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा? द ए मैट्रिक्स विल फॉर्म एज लाइक ए इक्वल टू 1 1 1 कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड 1 2 3 1 2 3 1 2 लैम्डा। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब हम एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर हमें बनाना है तो उसको हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम इस तरह फॉर्म लिखें, इसको हम इस तरह लिखें ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, जहाँ ए क्या है आप जान रहे हैं, ये एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है। एक्स क्या है? एक्स हमारा हो गया एक्स वाई और जेड। क्लियर? और बचा कौन? बी। बी हमारा कौन हो जाएगा? ये पोर्शन 6 10 म्यू। बी हमारा हो जाएगा 6 10 म्यू। क्लियर है? तो इस तरह अगर हम ये समझना चाहें कि अगर ए एक्स बराबर बी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देगा, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी दे दे और वहां आपसे पूछ दे यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? इसके और इस मैट्रिक्स की सहायता से जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसको बोलेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जैसे ए और बी की सहायता से जो मैट्रिक्स बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। और जो हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो कैसे बनेगा? 1 ए वाला मैट्रिक्स होगा 1 2 3 1 2 लैम्डा। और ये जो आप देख रहे हैं, अब ये इतना हर स्टेप में कौन करेगा? हमें ऐसे एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। ये लाइन ड्रा करने का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन 6 10 म्यू। क्लियर? अब ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन को, आप बहुत अच्छे से देखिए कि ए मैट्रिक्स हो गया और बी वाला पोर्शन सारा मिला के जो मैट्रिक्स बना उसका नाम क्या हो गया? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर? अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है? तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब हर ईयर ऐसे क्वेश्चन मिलने की चांसेस है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करिए कि जो मैट्रिक्स ए बी दिया है उसके लिए हम कंडीशन निकाल लेते हैं कि देखिए सोल्यूशन कैसे होते हैं। सोल्यूशन जो हमें मिलेगा एक्स वाई जेड का, या तो कंसिस्टेंट मिलेगा या तो इनकंसिस्टेंट मिलेगा। अब वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को अब हम सिंपल कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जब हमें कंसिस्टेंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? जैसे हम पहले पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा जैसे यूनिक सोल्यूशन। कौन सा? यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन क्या है? मतलब कम से कम एक सोल्यूशन, वो भी यूनिक। यूनिक मतलब एकदम कंफर्म कह दें कि यही सोल्यूशन होगा। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या इसके लिए? इनफाइनाइटली सोल्यूशन। अब ये तो शब्द से ही क्लियर है कि इनफाइनाइटली का मतलब है मेनी सॉल्यूशंस, मेनी मतलब वो बता ही नहीं जा सकते कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अब बचा कौन? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है क्या? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन।
अब ध्यान से चलिए समझिए, कोई भी सोल्यूशन क्या मिलेगा, या तो कोई भी XYZ सॉल्व करेंगे या कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दे आपको इस तरह का, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर वो कंसिस्टेंट, कभी कल ऐसे पूछ देता है कि आपको ये तीनों इक्वेशन दे देगा और पूछेगा क्या ये कंसिस्टेंट या इसकी कंसिस्टेंसी की कंडीशंस निकालिए, तब आपको केवल निकालना होगा यूनिक और इनफाइनाइटली, तब ये नो सोल्यूशन वाला पोर्शन छूट जाएगा। या ये पूछ सकता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू बी दिया हुआ है, Ax इक्वल टू बी, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब हमें नो सोल्यूशन देगा। तो क्वेश्चन आपसे घुमा करके किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे मैट्रिक्स के थ्रू। तो आपको मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बताया है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक। डिनोट कैसे करते हैं, ये आपका A कैसे निकालें इस मैट्रिक्स से, X क्या है, B क्या है, ये सब आप जान चुके हैं। अब देखिए यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, यूनिक सोल्यूशन तब मिलेगा जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, मैंने रैंक लिखा है, ध्यान से देखिए, अगर ना दिख रहा हो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक अगर किसके बराबर हो जाए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बराबर हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी वाली कंडीशन मैंने बताई है, इस कंसिस्टेंट के लिए, दोनों के लिए कंडीशंस क्या है, दोनों में क्या होना चाहिए कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, ये पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। कंसिस्टेंट होगा तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए की इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब आप ऐसे समझिए कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का इक्वल ना आए रैंक ऑफ मैट्रिक्स के, तो वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आप जरूरत पड़े तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ए की इक्वल, इनकंसिस्टेंट होगा रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। मतलब नो सोल्यूशन में तो एक केस है, लेकिन जब कंसिस्टेंट चलते हैं तो दो केस बनना है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझिए कि अगर रैंक ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाए, रैंक ऑफ ए, ठीक है, और रैंक ऑफ ए किसके बराबर आ जाए, रैंक ऑफ ए जो है हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आ जाए। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, इसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर ये मैट्रिक्स हमें, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कितने भी m क्रॉस n भी दे सकता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको दे दे जैसे 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, तब तो यहाँ तो कंफर्म है, लेकिन अगर m क्रॉस n ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दे देगा तो उसको कैसे करेंगे, तब आप इसे n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n, जो हमारा कॉलम होगा वही डिफाइन करेगा, मतलब m इक्वेशंस n वेरिएबल्स, सॉरी ये m क्या रिप्रेजेंट करता है, m इक्वेशंस, और n क्या है, वेरिएबल्स। क्लियर है, तो m इक्वेशन n वेरिएबल के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए जब आपको कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर, तब तो आप क्लियर है n की इक्वल आएगा। मान लीजिए ऑर्डर न दे के आपको m क्रॉस n लिख दे, मतलब m रो n कॉलम, तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन, और n रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल। तो जब n, ये जो n वेरिएबल है उसी के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दूसरा क्या है, इनफाइनाइटली सोल्यूशन क्या होगा। इनफाइनाइटली सोल्यूशन आप ऐसे समझिए कि उसके लिए भी कंडीशन यही है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। लेकिन सपोज करिए कि दोनों की एक समय रैंक आई 3 और मैट्रिक्स भी हमारी कितने ऑर्डर की थी, 3। तो ये जो केस होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर ये तीनों सेम आ जाए तब तो हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 और 3 या 2 मतलब जो भी आए जैसे भी सेटिंग में। लेकिन अगर इनफाइनाइटली सोल्यूशन देख रहे हैं तो जैसे आपको यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 आ जाए,
और या 3 आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना आ जाए, 3 आ जाए। लेकिन हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो ऑर्डर क्या आ रही है, 4 है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 है, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 है, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल हमारी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, 4 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो 3 3 4 का कंडीशन बन रहा है ये नॉट इक्वल टू हो रहा है, भले ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या बनता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को ऊपर लिख लिया है। अब इस मैट्रिक्स में हम ऑपरेशन अप्लाई करके हम इसकी रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। तो रैंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ नीचे 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R3 गोज टू, पहले R3 हमारा 0 होना चाहिए, तो R3 गोज टू R3 माइनस R1, और R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB हो जाएगा 1 1 1 6 0 1 2 4 0 1 लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। देख रहे होंगे। अब इसके बाद जब जब फिर से मैट्रिक्स निकालना होगा हमें, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तो एक नया ऑपरेशन देखिए, यहाँ 1 है, 1 के नीचे भी 0 होना चाहिए अगर रैंक निकालना है। तो 1 के नीचे 0 कैसे होगा, ये तो पहले वाले के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए रूल लगाएंगे हम, R3 गोज टू R3 माइनस R2। जब R3 गोज टू R3 माइनस R2 तो हमारा हो जाएगा 1 1 1 6 0 1 2 4 1 माइनस 1 0 लैम्डा माइनस 3 और म्यू माइनस 10। ओके। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स की अब हमें क्या बतानी है, क्योंकि रैंक निकालने के लिए हमारे पास अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना हो या रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी निकालना हो, तो यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वजह से हम वेरिएबल को सपोजिशन करेंगे कि क्या वेरिएबल हो, उस हिसाब से हमारा रैंक ए क्या हो सकता है, रैंक ए बी क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन का आंसर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10 आ चुका है। अगर हम इस क्वेश्चन में अब इन 3 केस के बारे में डिस्कस करें तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहला केस क्या था, कंसिस्टेंट केस। कंसिस्टेंट में कौन कौन से आते हैं, यूनिक और इनफाइनाइटली। तो पहला केस में ले रहे हैं। पहले केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस हमने लिया, अगर ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारी जो हमारी क्या थी, ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारी है ए बी, अगर हमने क्या ले लिया, लैम्डा को नॉट इक्वल टू 3 लिया, इफ वी टेकन लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू कुछ भी हो, म्यू मे बी एनी वेरिएबल, एनी वैल्यू, म्यू की चाहे जो वैल्यू हो, व्हाट एवर द वैल्यू, 10 भी हो सकता है। तो म्यू क्या हो, लैम्डा कुछ भी आ जाए, लैम्डा क्या हो जाए, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो, मतलब 3 को छोड़ करके लैम्डा का कोई भी मान आ जाए, तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, यही तो हमारी ए होगी मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा वो किसके बराबर आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 के। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारा जो होगा ए बी, वो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका अगर ये देखिए म्यू अगर हमारा क्या हो गया, म्यू कोई भी वैल्यू होगी, मे बी एनी वैल्यू, तो रैंक ऑफ ए बी पूरे मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, लैम्डा 3 नहीं हो सकता और ये कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में रैंक ऑफ ए बी भी क्या आना चाहिए, 3 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड रो नॉन जीरो रो है और थर्ड में हमने लैम्डा 3 हटा दिया है। जब लैम्डा इक्वल टू 3 नहीं रखेंगे तो यहाँ कोई ना कोई क्वांटिटी होगा, और भले म्यू की वैल्यू 10 हो सकती है, अगर म्यू की वैल्यू 10 हो गई तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये तो नॉन जीरो होगा, मतलब एक नॉन जीरो रो और मिलेगा, तो 1 2 3, तो पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ म्यू, बट
लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। तो ये जो केस बनेगा वो किसके लिए बनेगा आप बताइए। मैंने बताया था कि इस तरह जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स और दोनों इक्वल आ जाएगा तो लैम्डा नॉट रैंक ऑफ मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आ जाएगी तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब कंसिस्टेंट में भी दो केस होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। तो जैसा कि आप खुद देख रहे होंगे कि रैंक ऑफ ए भी रैंक ऑफ ए की इक्वल है, तो हम इजिली कर सकते हैं कि ये कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा। ये कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा। अब चलिए नेक्स्ट केस पे डिस्कस करते हैं। नो सोल्यूशन पर, नो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नो सोल्यूशन कब होगा, आप नो सोल्यूशन थोड़ा सा हम उस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लें। तो देख रहे होंगे हमें नो सोल्यूशन का केस डिस्कस करना है। तो रैंक ऑफ, अब हम केस सेकंड पे डिस्कस कर रहे हैं। केस सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि अगर म्यू लैम्डा क्या हो जाए, लैम्डा पहले केस में लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 था, दूसरे केस में हम ले रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 3 हो। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो ये जो मैट्रिक्स थी आप देखिए, ये मैट्रिक्स हमारी ए है, दिस इज मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, आप देखिए ये लैम्डा इक्वल टू 3 हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं केस सेकंड को डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स साइड में लिख लिया है। अगर लैम्डा इक्वल टू 3 पहले केस में लिया था मैंने, अब ले रहा हूं लैम्डा अगर क्या हो जाए, इक्वल टू 3 हो जाए। तो ध्यान दीजिए ये जो मैट्रिक्स आपकी थी, ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी है, ए वाली मैट्रिक्स है। और अगर लैम्डा 3 हो गया तो ये पूरा रो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ए मैट्रिक्स का। तो ये पूरा 0 0 0 हो जाएगा, उसके ऊपर दो नॉन जीरो रोज हैं। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बचा क्या, रैंक ऑफ ए बी निकालना है। तो रैंक ऑफ ए बी की बात करें अगर हम, तो ध्यान से देखिए, अगर रैंक ऑफ ए बी, इसी केस सेकंड में हम नो सोल्यूशन की डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अगर रैंक ऑफ ए 2 है और रैंक ऑफ ए बी में म्यू आपका कुछ भी हो सकता है, म्यू एनी वैल्यू हो सकता है, जैसे 1 2 3, लेकिन 10 ना हो। मतलब लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए, अगर म्यू नॉट इक्वल टू 10 हो जाए तो, और रैंक ऑफ ए बी तब क्या होगा पूरे मैट्रिक्स का, ये तो जीरो हो चुका है, ये नॉन जीरो होगा म्यू नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि 10 रखेंगे तो जीरो हो गया, तो 0 0 0, तो रैंक तो 2 की इक्वल आ जाएगा। तो म्यू नॉट इक्वल टू 10 होगा तो रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3। तो इस केस से हमें क्लियर हो रहा है कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप देख रहे होंगे 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो उससे हम कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। कैसा मिलेगा, नो सोल्यूशन। क्लियर है। अब केस थर्ड की बात करें अगर हम, तो अब आप समझ जाएंगे केस थर्ड क्या होगा। लैम्डा आपका 3 हो जाए और म्यू भी आपका क्या हो जाए, 10 हो जाए। मतलब दोनों क्या हो जाए, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 मिल जाए और म्यू माइनस 10, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो म्यू माइनस 10 0 यहाँ लाने के लिए इक्वल टू 0 करेंगे तो म्यू इक्वल टू 10। उस केस में जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी होगा वो भी 2 होगा और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि आप बताइए जब ये रो पूरी 0 हो गई तो ए में दो नॉन जीरो रो बचेंगे, तो रैंक ऑफ ए इज 2, और ये भी 0 हो गया तो पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ये दो रो बचेंगे, तो इसका भी रैंक कितना होगा, 2 होगा। अब आप खुद देखिए कि ऐसे मैट्रिक्सेस जब रेड्यूस हो गए अपने ओरिजिनल रैंक के, ये मैट्रिक्स टोटल अगर हम कहें मैट्रिक्स ए हमारे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, और इन दोनों की अगर मैं देखूं तो 2 2 2 इक्वल टू 2 बट लेस देन 3 है। तो उस केस से हम कह सकते हैं हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये क्वेश्चन यहां से पूरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर मैं 11 लेकर के आया हूं, जो कि सेक्शन सी 2019 का क्वेश्चन है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। जैसा कि देख रहे होंगे कि वेरीफाई द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द कैले हैमिल्टन एंड फाइंड ए इनवर्स। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम से वेरीफाई करना है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बोलते हैं ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे। जो लैम्डा में जो हमारा इक्वेशन बनेगा वही हमारा क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो लैम्डा के टर्म में होगा उसको हम मैट्रिक्स ए करके ए को क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हमारा क्या बना देगा? वो हमें बना देगा, वो वेरीफाई कर देगा कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। मैट्रिक्स हमारा क्या है? 2। अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई डायरेक्ट लिखूं तो 2 माइनस लैम्डा, डायगोनल में केवल माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? सब में माइनस लग जाएगा, बाकी वैसे ही सब रहेंगे। 2 माइनस लैम्डा, बाकी सारे टर्म जस्ट सेम होंगे जो कि मैट्रिक्स ए के हैं। ठीक। अब इस तरह के मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को सॉल्व करने का आप जानते हैं 3 क्रॉस इस तरह के डिटर्मिनेंट ध्यान लगा दें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारा ये। इस तरह के अगर हमें डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना है तो आप अच्छी तरह जानते हैं 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करना, कि 3 क्रॉस 3 में आपको क्या करना होता है। तो चलिए 3 क्रॉस 3 हम अप्लाई कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस लैम्डा, इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसा कि आप जानते हैं ये करते हैं। फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करके सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1, फिर माइनस माइनस +1 और -1 इंटू -2 प्लस लैम्डा, -1 इंटू -1 प्लस 1, माइनस माइनस +1 -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? देखिए 2 माइनस लैम्डा, 2 स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -1 प्लस लैम्डा -3 प्लस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है 2 ब्रैकेट है, इनको प्रोडक्ट करना होगा। इनको प्रोडक्ट करने के लिए आप देखिए ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा -4। ओके, चलिए ऊपर का क्लीन करते हैं। जैसे ऊपर का क्लीन करके मैं देख रहा हूँ कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैं माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस लैम्डा का इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा। ओके, अब ये वाला +2 हम करते हैं, +2 करेंगे, +2 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 लैम्डा -4। और ये किसके इक्वल था? 0 का। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें अपनी सुविधा के लिए तो आपको क्या मिलेगा? जैसा कि देख रहे होंगे माइनस लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर -3 -3 लैम्डा -8 लैम्डा -11 +2 तो -9 लैम्डा और -4 इज इक्वल टू 0। ये जो लास्ट में हमें मिल रहा है आफ्टर यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन in term of lambda, this form the characteristic equation. This is our required characteristic equation, okay, in term of lambda. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया तो हमें कैरे-हैमिल्टन थ्योरम क्या करता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इस मैट्रिक्स से बना हुआ कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं? ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा।
अगर मैं इसका नाम फर्स्ट दे दूं तो ये फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने के लिए मैं इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इंटर में मैट्रिसेस पढ़े हैं इंटर लेवल पर कि कैसे दो मैट्रिक्स, अगर मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। ए हमें यहाँ पुट कर देना है बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैले थ्योरम। क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब 6a² माइनस 9a माइनस 4 इक्वल टू 0। बहुत कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हम, ए क्यूब 6a² प्लस 9a माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो जब से ही आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इस तरह ये मैट्रिक्स मिल चुका है। अब क्या करना है आपको, ये चीज मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, ये आप करेंगे। आपको क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ रख देनी है और 9 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे 9a आपको निकालना होगा, क्या करेंगे आप, पूरे मैट्रिक्स में 9 9 9 सब जगह एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए इंटू ए कर लीजिएगा आप, फिर ए क्यूब निकाल लीजिएगा। ए क्यूब आप कैसे निकालेंगे, जब आप ए स्क्वायर निकाले रहेंगे तो ए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उस मैट्रिक्स का, आपको क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS दिखा देंगे। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही LHS इक्वल टू RHS 0 0 आ जाएगा तब आप कह देंगे कि दिस हैंस द गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आपको इतना तो आता ही है, ए निकालना है। आपको मालूम है कि इन सब का सम का रिजल्ट 0 आना है, तो जब आप रख करके ए स्क्वायर ए क्यूब रखिएगा तो सारा टर्म लास्ट में 0 दिखा दीजिएगा। मतलब 0 मैट्रिसेस आपकी आनी चाहिए। 0 मैट्रिसेस मीन्स ऐसे आना चाहिए आपका LHS और RHS, तो ये 0 मैट्रिसेस है, आप समझ रहे हैं। 0 मैट्रिक्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कैसे भी। तो ये वाला क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में ए इनवर्स निकालना है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने हमें क्या निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, कि फाइंड ए इनवर्स। जब आपको ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स ए रखने के बाद कैले-हैमिल्टन फॉर्म बना था, क्या था, ए क्यूब 6a² 9a माइनस 4। जो यहाँ 4 था उसको हम क्या लिखते हैं, 4i लिख लीजिएगा। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर उसके डायगोनल में हम प्रोडक्ट कर देंगे तो 4 4 4 हो जाएगा डायगोनल में 1 की प्लेस पर, तो 4i बन जाएगा। तो आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या हमारा फोकस है, ए इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए इनवर्स से पूरे LHS में मल्टीप्लाई कर देना है। जब LHS में करेंगे तो RHS में भी करेंगे। RHS में ऑलरेडी 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ए, यहाँ ए इनवर्स से करेंगे तो 9a ए इनवर्स, और यहाँ ए से करेंगे i इंटू ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर बचा 6a, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9a, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ मैट्रिक्स होगा, तो ये हो गया 4a इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए को हमें क्या करना है, RHS या LHS में सेट कर लें हम, तो 4a इनवर्स क्या हो जाएगा, 4a इनवर्स ए स्क्वायर 6a प्लस 9i, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर 6a 9i। अब ध्यान से देखिए आप, जब आप कैले-हैमिल्टन थ्योरम के मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहे थे, ए क्यूब ए स्क्वायर LHS को RHS के बराबर दिखा रहे थे, तो वहां पर आपने ए स्क्वायर निकाला था। उस ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू रख दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9i, तो आप जान रहे हैं डायगोनल में 9 9 9 होगा। तो जब इसको पूरे RHS को आप सॉल्व करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका ए इनवर्स होगा। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यही मिलेगा। हमें जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3 y 1/4। मैंने इसको पहले से सॉल्व कर दिया, इतना तो आपको आता ही है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6a और 9i। इस सब क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ए और ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने में। कैले-हैमिल्टन थ्योरम से एक क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि एवरी ईयर कैले-हैमिल्टन थ्योरम से या ए इनवर्स से
या कैरेक्टरिस्टिक रूट से या कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू आपसे पूछ सकता है, आइगन वेक्टर से। ऐसे क्वेश्चन एवरी ईयर आस्क किए जाते हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर पर इतनी अच्छी कमांड रखनी होगी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर टैकल करने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसी 2019 में करा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, सो डैट मैट्रिक्स ए इज डायगोनलिजिबल एंड आल्सो फाइंड डायगोनलिजिबल मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहले तो प्रूफ करना है कोई मैट्रिक्स डायगोनलिजिबल है कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जब इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हैं मींस जब इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा ये आप निकालेंगे और उस समय लैम्डा स्क्वायर फिर लैम्डा एंड सो ऑन इस तरह कुछ वैल्यूज आएंगे, तो आपका जो ये वैल्यू होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को से जब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें लैम्डा की कुछ ऐसे वैल्यू मिल गई, जैसे आप सपोज करिए 5 मिल गया और कुछ हो गया और कुछ हो गया। तो जैसे 5 तो इसका कंफर्म है, मैं आपको बता दूं, तो लैम्डा इक्वल टू 5 या समथिंग 2 और कुछ हो गया। अगर ये दोनों एक्स वाई सपोज करिए, अगर ये तीनों नॉन रिपीटेड रूट हैं, कैसे रूट हैं, नॉन रिपीटेड आप समझ रहे हैं। अगर रिपीटेड होता तो 5 5 4 हो जाए या 5 5 5 हो जाए, और नॉन रिपीटेड मतलब जैसे 5 हो जाए, एक 1 हो जाए, एक 2 हो जाए। तो नॉन रिपीटेड रूट जब मिलते हैं हमें, जब नॉन रिपीटिंग रूट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे, तो आपको हम क्लियर बता दें उस केस में जब डिस्टिंक्ट मिलेंगे तब आपको मैं बता दूं कि डिस्टिंक्ट के केस में क्या होता है, जब रूट सारे डिस्टिंक्ट मिलते हैं उस मैट्रिक्स के, तब वो मैट्रिक्स कैसी होती है, उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेंगे, सॉरी आइगन वेक्टर मिलेंगे। जब आइगन वैल्यू हमें डिस्टिंक्ट मिलेंगे, तीनों डिस्टिंक्ट मिलेंगे, तो हमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेंगे। और जब तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेंगे मींस x1 x2 x3 जब तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे तो तीनों अलग अलग आइगन वेक्टर मिलेगा। तो वो ऐसी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, डायगोनलिजिबल होती है। इसलिए इस मैट्रिक्स में आपको मैं बता दूं, एक तो रूट इसका 5 है, बाकी आप 2 निकाल लीजिएगा, वो क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, और डिस्टिंक्ट के कारण ये कैसा होगा, डायगोनलिजिबल होगा। अब जब डिस्टिंक्ट आएगा तो आपको फिर निकालना क्या होगा, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर में आपको याद दिला दूं, ये आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तब जब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 2 के लिए और फिर लैम्डा 3 के लिए हम ये वैल्यू एक एक करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे 5 रखेंगे तो a माइनस 5i ओवर x1 इज इक्वल टू 0, तो हमें एक x1 वेक्टर मिलेगा जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह x2 मिलेगा जो आइगन वेक्टर मिलेगा, और x3 मिलेगा। ये 3 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिलेंगे 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए। तब हम इसके बाद वो जो मैट्रिक्स बनाएंगे, कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनलिजिबल, वो देखिए कैसी होगी, ध्यान से, P मैट्रिक्स, उसको हम डिनोट कर रहे हैं P से। तो उस मैट्रिक्स में हम क्या डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिए, आइगन वेक्टर x1 कामा x2 कामा x3। मतलब सपोज करिए कुछ आ गया ऐसे 1 0 2 1 0 0 0 0 1, इस तरह कुछ मैट्रिक्स बनेगा। अब ऐसे मैट्रिक्स जब आपको कुछ P मिल जाए, ये ही हम नहीं करें सेम मिलेगा, ये तो मैंने कंसीडर किया है। तो जब P से आप मैट्रिक्स बना लेंगे तो आपको डायगोनलिजिबल मैट्रिक्स मिल गई। फिर आपको क्या निकालना है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो डायगोनल से डायगोनल बनाने में हेल्प करेगा। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ये आप निकालिएगा, अगर ना आए तो आपको मैं बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा P मैट्रिक्स के इनवर्स A मैट्रिक्स और P। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, P इनवर्स A और P।
अब देखिए पी इनवर्स कैसे निकालेंगे, पी आपको मालूम है तो इसका है पी इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट पी अपान डिटर्मिनेंट पी कर दीजिएगा। और ए आपको मालूम है ओरिजिनल मैट्रिक्स, पी आप पहले से निकाल के रखें, तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज सिमिलर होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो सिमिलर होता है मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए के, जिसका हम निकाले रहेंगे जिसके थ्रू। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं इसी सेक्शन में। बस आपको बताना है कि अगर डायगोनलाइजेबिलिटी दिखानी है तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू डिस्टिंग आ गए तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू डिस्टिंग है इसलिए कैसा होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। नहीं तो आपको आइगन वेक्टर निकालने होंगे, अगर रिपीटेड मिल जाएंगे तब तो आपको आइगन वेक्टर सभी लैम्डा के लिए निकालने होंगे और सब पर आइगन वैल्यू चेक करने होंगे। जितने आइगन वैल्यू होंगे अगर उतने ही आइगन वेक्टर आपको गेन होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। दूसरा मैंने बताया डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालना या ट्रांसफॉर्म डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालना, मतलब ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जिसके थ्रू निकालते हैं हम, तो उसके लिए आपको P निकालना होगा x1 x2 x3 जिससे आप निकाल लेंगे। और एक पूछ रहा है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है इसी P की हेल्प से, P इनवर्स AP, जिसको आप वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो 12th के कॉन्सेप्ट में मैट्रिसेस में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। कि इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर्स को लीनियर अलजेब्रा के जो कंप्लीट सोल्यूशन था उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 है, मैं देख रहा हूँ कि 8 और 7 आपके थ्योरम से रिलेटेड है, बहुत हर बुक में ये मिल जाएगा। जैसे 8 वाला तो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस से ये हमारा थ्योरम से है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट से है कि डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 एंड माइनस ऑफ डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये तो आप क्वेश्चन से भी वेरीफाई करके कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग है, लॉन्ग में आपको बकायदे इसका प्रूफ करना होगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं थ्योरी लेक्चर लीनियर अलजेब्रा का अपलोड करूंगा तो मैं इस थ्योरम को भी प्रूफ कराऊंगा। सिल्वेस्टर्स लॉ, रैंक नलिटी थ्योरम हुआ, चाहे ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस हुआ, ये सारे थ्योरम मेरे थ्योरी लेक्चर में विथ प्रूफ विथ स्टेटमेंट आपको मैं वेरीफाई करके वहाँ सॉल्व करूँगा। थ्योरी लेक्चर अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, थ्योरी लेक्चर पहले, चूँकि एग्जाम डेट पहले से ही क्लियर हो चुका है कि 27 से आपका शुरू हो जाएगा। तो मुझे जो लग रहा है कि 27 से शुरू होने का मतलब ये है कि हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, किसी का मतलब इंतजार नहीं करना है। टाइम टेबल तो लगभग आप मान के 17 के नियर अबाउट आ जाएगा, 17-18 के आसपास। तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए, समय बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा है। और मेहनत करने का, नंबर पाने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, नंबर पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप 4 से 5 साल के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर डालिए। मैंने अभी 1 साल के पेपर सोल्यूशन दिया है, जल्दी मैं और अदर क्लासेस के पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास समय मिलता है तो मैं और भी इसके पेपर्स करा दूंगा लीनियर अलजेब्रा के। तो मैं इस एक पेपर के माध्यम से ये सोल्यूशन से ये कहना चाहूँगा कि जो शख्स, जो भी स्टूडेंट 4 से 5 साल के अनुसार पेपर को सॉल्व करेगा, मैं गारंटी के साथ उसको कह रहा हूँ कि वो अपने आने वाले एग्जामिनेशनों में, एग्जामिनेशन पेपर में 70 से 80% नंबर गेन जरूर कर जाएगा। उसकी मेरिट में 70 से 80 नंबर परसेंट केवल मैथमेटिक्स से होगा। अगर वो एक्स्ट्रा पाना चाहता है तो कुछ और परिश्रम करना होगा। वो 90 अबव मार्क्स मीन्स 90% से अबव मार्क्स इन मैथमेटिक्स में वो गेन कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। इसी के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। सेक्शन सी मैंने यहां से कंप्लीट किया है। मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को जो पहले से सब्सक्राइब किए हों लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।